हाय, मैं हूँ उर्मिला हाँ। कोरी। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। आज हमारे साथ है टैलेंटेड एक्टर इनामुल हक, जो फिल्मों में अपने अलग अलग किरदारों के लिए जाने जाते हैं। जल्द ही वह फिल्म जरा नमस्कार। हटके जरा बचके में आए, जानते हैं कितना हटके उनका किरदार होने वाला है। हाय इनामुल, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बातचीत करने के लिए। और जहाँ तक किरदार की बात है, इस फिल्म में मेरा किरदार काफी हटके है। और हालांकि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि मैं जितने भी किरदार करते हैं वो जरा हटके ही होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनसे जरा बच के रहा जाए। लोग हमेशा उन्हें प्यार देते हैं और बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो इस फिल्म में भी मेरा किरदार बहुत इंटरेस्टिंग है। उसका नाम है भगवान दास। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इससे पिछली फिल्म जो थी नक्काश, उसमें मेरा कैरेक्टर का नाम था अल्लाह रखा। तो जी। अल्लाह रखा सिद्दीकी और भगवान दास सहाय। तो अभी मुझे मतलब ये मैं डायलॉग बोल सकता हूँ कि कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। तो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और उसके साथ एक सरप्राइज एलिमेंट भी है जो मैं अभी बताना नहीं चाहूंगा। लेकिन फिल्म की डायरेक्शन को वो आगे बढ़ाता है और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और मजा आया मुझे वो करते हुए। आप बहुत चूज ही रहे हैं, तो जी इस जी। बार हाँ कहने की क्या वजह रही थी? मैं चूजी नहीं, आप मुझे चूजा बोल सकते हैं क्योंकि मैं थोड़ा और बड़े वाला हूँ। मेरी एक ही वजह रहती है, स्क्रिप्ट। जब स्क्रिप्ट अच्छी होती है तो मैं बिना दूसरा कोई भी एस्पेक्ट सोचे समझे हाँ कर देता हूँ। मैं क्योंकि एज ए राइटर भी काम करता रहा हूँ तो स्क्रिप्ट की थोड़ी समझ है। तो पढ़ के समझ में आ जाता है कि ये अच्छी स्क्रिप्ट है और इस पे फिल्म अच्छी बनेगी। और कितनी भी खराब बनाने की कोशिश कर लो तो भी अच्छी बनेगी। एक अच्छी स्क्रिप्ट में कुछ भी खराब नहीं हो सकता, ना खराब परफॉर्मेंस होती है ना कुछ भी। तो इसलिए मैं प्रायोरिटी पे स्क्रिप्ट ही रखता हूँ। लकीली ये स्क्रिप्ट भी बहुत कमाल की थी। और मैं शुक्रगुजार हूँ लक्ष्मण उतेकर सर का, जिन्होंने मुझे इस कैरेक्टर के लिए कंसीडर किया और ये स्क्रिप्ट का हिस्सा बनने का मौका दिया। और मुझे मजा आया उनके साथ काम करके। जी। किरदार कुछ चैलेंजेस भी आपके लिए लेकर आया था? हालांकि हाँ। आप इतने मजे हुए हैं, बहुत कम ही किरदार रख पाते होंगे चुनौती आपके सामने। नहीं नहीं, हर बार एक नई जिम्मेदारी होती है और आपको फिर से जीरो से शुरू करना होता है। तो इस कैरेक्टर में जो डायलेक्ट है वो इंदौरी है। और मैं उससे पिछली फिल्म जो करा था वो भोपाली कैरेक्टर था। तो भोपाली डायलेक्ट में और इंदौरी में थोड़ा सा फर्क है। तो मेरे सामने थोड़ी सी मुश्किल ये आ रही थी कि मैं कहीं सेम भोपाली वाला रिपीट ना कर दूं। तो एक बारीक सी लाइन है दोनों भाषाओं के बीच में, दोनों शहरों की जो डायलेक्ट है। तो वो लाइन अचीव करने में थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन फाइनली एक्टर है, मेहनत करते हैं। दूसरे सेट पे एक डायलेक्ट कोच भी थी तो उनका भी काफी योगदान रहा। तो कुल मिला के फिर मेहनत अगर आप करें तो उसका फल अच्छा ही मिलता है। तो अचीव हो गया था। जी। एक को एक्टर के तौर पर विक्की कौशल और सारा के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है ना? को एक्टर से ज्यादा या किसी भी प्रोफेशन से ज्यादा उसका एक इंसान होना बहुत मैटर करता है कि अगर आप अच्छे इंसान नहीं है तो अच्छे प्रोफेशनल तो हो ही नहीं सकते। तो लकीली दोनों के दोनों बहुत प्यारे इंसान हैं। मतलब उनके साथ लगा ही नहीं कि मैं पहली बार मिला हूँ ऐसे। दोस्ती जैसा था सेट पे पहले ही दिन से। दे रेस्पेक्ट एवरीबडी, इन रिटर्न दे गेट रेस्पेक्ट। तो वो बहुत ही जरूरी होता है कि आपको आपका सिनेमा पे किरदार जो भी है वो है, लेकिन रियल जिंदगी में जो किरदार है वो लोगों को पसंद आना चाहिए। तो मुझे दिल के बड़े प्यारे लगे दोनों, विक्की भी और सारा भी। और साथ में दूसरे भी इस सेट पे शारी भाष्मी मेरे साथ, मतलब चौथी, हम लोग साथ में चौथी या पांचवी फिल्म कर रहे हैं। तो वो जी थे। जी। और जितने भी कैरेक्टर थे काफी एनएसडी के हैं, नीरज सूद है, दूसरे लोग हैं, बहुत कमाल के लोग थे। और घर जैसा, क्योंकि एक पारिवारिक फिल्म है तो हम एक थोड़ा सा परिवार जैसा ही एक शूट पे हो गए थे। तो बहुत मजा आया मुझे सबके साथ काम अच्छा, एक एक एक्टर के तौर पे आपका कुछ प्रोसेस होता है जब कोई किरदार को आप लेते हैं, सेट पे आप रिहर्सल करना पसंद करते हैं, क्या कहेंगे? आपका क्या मेरा, प्रोसेस? हाँ बिल्कुल, मेरा प्रोसेस हर किरदार को लेके अलग होता है। कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना एयरलिफ्ट वाले कैरेक्टर का एग्जांपल दूं, उसमें एक अरेबिक बंदा है जो हिंदी बोलता है टूटी फूटी। तो मुझे वो उसके लिए बहुत अलग तरह के चैलेंजेस थे। तो मुझे पहले थोड़ा सा अरबी को समझना पड़ा, फिर उसको ब्रेक करके हिंदी। तो हर कैरेक्टर में, जैसे महारानी में मैंने बंगाली किया, और बंगाली एक ऐसा इंसान जो हिंदी बोलता है। तो वो फिर आप अलग अलग एक्सपीरियंस से, अलग अलग तरीकों से उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा प्रोसेस हर बार अलग रहा है। लेकिन मेरी ट्रेनिंग काम आई है क्योंकि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ट्रेंड हूँ और काफी थिएटर किया है। तो वो बहुत कभी कभी मतलब महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी बात, आपका जो डायरेक्टर होता है जो आपको इनपुट दे रहा है, जिसकी वजह से आपको प्रोसेस करके आउटपुट देना है, अगर वो डायरेक्टर सुलझा हुआ है और उसे पता है कि उसे क्या चाहिए और वो क्या निकलवाना चाह रहा है, सॉरी,
और वो ठीक से कम्युनिकेट कर पा रहा है तो और इजी हो जाता है। तो मेरे डायरेक्टर साहब बहुत सॉर्टेड थे, लक्ष्मण उतेकर जी। उनको पता था क्या चाहिए, कितना चाहिए। तो उनका इनपुट प्लस मेरे इनपुट मिलके, इसीलिए कहते हैं सिनेमा इज ए टीम वर्क। कोई भी आदमी अकेला क्लेम नहीं कर सकता कि ये मेरी फिल्म है। सिनेमा इज ऑलवेज ए टीम वर्क। हाँ, अलग अलग लोगों के अलग अलग कंट्रीब्यूशन होते हैं, एक भी पिलर को हटा दे तो गड़बड़ा जाता है मामला। तो एज एन एक्टर मेरे पिलर का जो काम है वो मैं मजबूती से करने की कोशिश करता अच्छा, ये फ़िल्म एक कॉमेडी फ़िल्म है, एक कॉमेडी का 2 तरीका का हूँ। सेटल होता है, कोई लाउड होता है। आप क्या एन्जॉय करते हैं और क्या कहेंगे इस फ़िल्म की कॉमेडी जॉनर को? इसका बहुत रियलिस्टिक जॉनर है, जैसे कि फिल्म के ट्रेलर में भी बोला गया है कि ऋषिकेश मुखर्जी की एक फिल्म। मुझे लगता है कि लक्ष्मण उतेकर जी आज के जमाने के ऋषिकेश मुखर्जी हैं, क्योंकि उनका आप ट्रैक रिकॉर्ड उठाइए। पिछली फिल्म थी लुका छिपी, उसमें भी एक घर है, घर का एक परिवार है साथ, और उन सब की जो छोटी छोटी चीजें हैं। फिर मिमी, एक परिवार है, उनके प्रॉब्लम्स है, उनके सॉल्यूशंस है। फिर ये जरा हट के जरा बच के। तो इसमें जो कॉमेडी है वो फोर्स नहीं है वो सिचुएशनल कॉमेडी है और बहुत ही रियलिस्टिक कॉमेडी है। हमारे साथ हर दिन जिंदगी में रोज, हमारी जिंदगी में रोज कुछ ना कुछ कॉमिक हो जाता है। तो और हम हंसते भी हैं, एंजॉय भी करते हैं। तो उसी तरह का इसमें भी बहुत बेसिक, सतही और रूटेड कॉमेडी है। कॉमेडी खाली नहीं है, इसमें ड्रामा है और बहुत अच्छे इमोशन है। तो कुल मिला के कंप्लीट फैमिली पैकेज वाली फिल्म है, जो कि बहुत दिन से नहीं आई। अभी सिनेमा बहुत ज्यादा ओवर द टॉप हो गया और मेलोड्रामेटिक हो गया, जैसे साउथ की फिल्में हम, बहुत सारा एक्शन हो गया। तो जो जैसा कि मैं मतलब बोलता हूँ कि आपने हमेशा से बचपन से सुना है सिनेमा इज द मिरर ऑफ द सोसाइटी। तो हम जो रेगुलर मेलोड्रामेटिक फिल्में देखते हैं वो कौन से सोसाइटी का मिरर है? किसी का भी नहीं। तो अब तो वो वाली फिल्में ही बंद हो गई जो सोसाइटी का मिरर हम कह सके, इट्स रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। सो ये फिल्म सही मायनों में इज रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी, हमारे समाज में क्या चल रहा है, और उतने ही रियलिस्टिकली ये दिखाया गया है। और बहुत इंटरेस्टिंग, आपको मजा आएगा। ट्रेलर में बहुत कम रखा है, क्योंकि सारी कहानी ट्रेलर में बता दी जाती है, फिर लोग वहां जाके पर्दे पे कम दिखता है तो लोग निराश होते हैं। तो इस बार उल्टी स्ट्रेटेजी है कि यहाँ कम देते हैं ताकि आपको वहां ज्यादा मिले और आप जिस एक्सपेक्टेशन से आए हैं वो आपकी पूरी हो। अच्छा, अगर मतलब फ़िल्म की बात करें तो आजकल जो सिनेमा का जो दौर है, मतलब थिएटर का स्पेशली, फ़िल्में उतनी जी चल नहीं रही है नामुल। तो एक एक्टर के जी तौर जी। पे आप परेशान करती है ये सब जो आंकड़े आते हैं, जो बातें शुरू हो जाती है कि खत्म होने वाला है सिनेमा, थिएटर का कल्चर, पीवीआर भी बहुत सारे अपने सिनेमा बंद कर रहा है। क्या कहेंगे आ, आप? ये तो तब भी कहा गया था जब टीवी आया। और अब सिनेमा का क्या होगा? अब तो घर घर में टीवी आ गया है। लोग अब तो घर में बैठ के फिल्में देखा करेंगे। तो क्या हुआ? लोग घर में बैठ के फिल्में भी देख रहे हैं और थिएटर भी, उस सिनेमा हॉल भी उसके बाद कितने चले। तो ये अभी वही वाला दौर है। अभी ओटीटी नया नया आया है, 2-4 साल है। लोगों को क्योंकि मनोरंजन के साथ आउटिंग भी चाहिए होती है, और उनका एक बाहर जाने का प्लान रहता है, एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस होता है, बड़े पर्दे पे एक अलग मैजिक होता है। उसको कोई नहीं तोड़ सकता। हाँ, बहुत सारे मल्टीपल रीजन है। लोगों को कंफर्ट जोन मिल गया, बड़े बड़े टीवी आ गए, घर पे बैठ के देखते हैं और वो करते हैं। बहुत सारे सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट आ गए कि 2-2 घंटे रील देख रहे हैं बैठ के, उनको एंटरटेनमेंट हो रहा है। मुझे इसमें एक चीज थोड़ी सी लगती है कि सिनेमा हॉल में जाना हमेशा से मिडिल क्लास का वो रहा है। और मिडिल क्लास के साथ एक शब्द हमेशा से जुड़ा है, बजट। ये फिल्म भी मिडिल क्लास वैल्यूज के ऊपर है। तो मैं ये बात क्योंकि उठी है तो इसलिए शेयर करना चाहूंगा कि मिडिल क्लास फैमिलीज का एक बजट होता है। और अभी जो हम देख रहे हैं सिनेमा हॉल में थोड़ा सा बजट गड़बड़ाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टिकट भी अफोर्ड कर लें बट यू वांट टू ईट पॉपकॉर्न, 390 का एक मिनिमम पॉपकॉर्न है, छोटा। उन्होंने सबसे छोटा भी कम कर दिया। तो जी, सबसे छोटा भी कम कर दिया। अभी एक टब उन्होंने दे दिया कि तीन सौ दे नब्बे दिया का है। खरीदो वो खरीदो। हटा ही दिया है, तो छोटा अभी वाला। दो लोग, हाँ, तो दो लोग आप और उनका लॉजिक है कि हम इसी से कमाते हैं। अरे भाई, इसी से कमाते हैं तो एक रेस्टोरेंट इसी के नीचे खोल लो, जिसमें लोग आए और 390 का पॉपकॉर्न खाएं बैठ के। या तो फिर ऐसा स्कीम चलाओ कि भाई मतलब अगर आपके पास टिकट है तो आपको पॉपकॉर्न टिकट से सस्ता मिले। अगर आपके पास टिकट नहीं है तो आप पॉपकॉर्न खाओ, 390 का, किसने रोका है? तो तो वो एक कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। इस वजह से भी लोग कम हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पिछले कुछ सालों में ड्यू टू कोविड, ड्यू टू जीएसटी, ड्यू टू मोनेटाइजेशन, लोगों का परचेज पावर कम हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और लोग पहले जो लाइफ एंजॉय करते थे अब बेसिकली गुजार रहे हैं। अगर मैं बहुत ही ऑनेस्टली बोलूं, कट कर रहे हैं, अपने एक्सपेंसेस कट कर रहे हैं। तो ये भी एक रीजन है। जैसे बीच में एक 75 रुपीज का टिकट एक दिन के लिए किया था। जी आया था। हाँ, उस दिन हाउसफुल हो गए थे, सब जगह भर गए थे। ऐसा नहीं लोग आना नहीं चाहते, तब ये नहीं देख रहे थे कि कौन सी फिल्म है कौन सी नहीं है। पहले भी लोग जाते थे ना, एक फिल्म देखने गए, उसके टिकट नहीं मिले, हाउसफुल है, दूसरी देखने बैठ गए। तो लोग तो देखते थे, सिनेमा हॉल को एंजॉय करने जाते थे, उस एक्सपीरियंस को। लेकिन वो
आम आदमी की पहुंच से दूर कर दिया, वो थोड़ा सा है। अभी सिर्फ अपर क्लास के लिए लग्जरी हो गया। आप दो लोग 1,000 रुपए में फिल्म मतलब कैसे देखेंगे, रिक्शे वाले या दूसरे लोग? तो मुझे लगता है इस पे सोचना चाहिए। और मैं अभी पिछले दिनों मकाऊ में था, वहां पे वर्ल्ड फिल्म कॉन्फ्रेंस थी। तो चाइना के सिनेमा के बारे में बात चल रही थी। वहां पे तकरीबन 70,000 स्क्रीन है, अभी वो 1 लाख का आंकड़ा छूने वाले हैं। उनके टिकट सस्ते हैं। पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो हम उनको क्रॉस कर चुके हैं। कल्चर बेसिकली भीड़, जैसी भीड़ हमारी है वैसी उसकी है। तो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स है हमारे पास वो, लेकिन उनकी पॉलिसी है कि उनके टिकट सस्ते हैं। अब आप एक मोटा मोटा एग्जाम्पल लगाओ कि 100 रुपए के 100 टिकट बिके वो ज्यादा फायदा है, या 250 रुपए के 5 टिकट बिके वो फायदा है? तो ये पता नहीं कौन लोग हैं जो बैठ के डिसाइड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इनको रीथिंक करना चाहिए। जैसे यूएस के बहुत सारे कंट्रीज में, कहीं कहीं स्टेट्स में पैकेज हैं कि आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया। अभी जैसे हम लोग मंथली सब्सक्रिप्शन लेके बैठे हैं नेटफ्लिक्स का, हम अनलिमिटेड फिल्में देख रहे हैं। तो वैसा भी यहाँ भी हो सकता है कि आपने 1,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन लिया, इस 1,000 रुपए में आप एक महीने में 5 फिल्में देख सकते हो। तो आपका तो एवरेज 200 रुपए ही हुआ ना। अब पॉपकॉर्न खाए ना खाए उसकी मर्जी। तो ऐसे भी इनको मल्टीपल चीजें एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी थिएटर में लाने के लिए ऑडियंस को। अभी बहुत ज्यादा मतलब हालत इसलिए भी खराब हो रही है कि रीच से बाहर हो गया। आपको लगता है कि अच्छा सिनेमा बन रहा है लेकिन वो दर्शक देख नहीं रहा है, आप मानते हैं, अफोर्ड नहीं कर अच्छा, पा रहे? दर्शक हमेशा से सिनेमा देखता था। मतलब कोई भी, कई बार तो पहले जब पब्लिसिटी के उतने वो नहीं थे, मैंने जैसा एग्जांपल दिया कि देखने गए फिल्मिस्तान, टिकट हम्म, नहीं मिला तो दूसरी दूसरी देखने बैठ गए, वो भी चल जाती थी। कई बार ऐसे होता था। तो अच्छा बुरा बाद में होता था। थिएटर को एंजॉय करना, लोगों को एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस लेने के लिए फिल्में देखने जाते थे। अब इतने सारी चीजें हो गई हैं पहले, फिर अभी एक आलस भी आ गया, अरे अगले महीने ओटीटी पे आ जाएगी। तो इसके लिए भी कुछ थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक टाइमलाइन होनी चाहिए कि 6 महीने से पहले ओटीटी पे नहीं आनी चाहिए, ताकि जिसको देखनी है फिर जाके सिनेमा हॉल में देखे। क्योंकि उससे भी बहुत सारे लोगों का रोजगार जुड़ा है। टिकट विंडो पे बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं, सफाई कर्मचारी हैं बहुत सारे। तो उनका भी इफेक्ट हो रहा है, सब चीजों का कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है। एंटरटेनमेंट तो आप कर ही रहे हो, आप रीले देख रहे हो, और क्या चाहिए? लेकिन सिनेमा सिनेमा रील्स सिनेमा को रिप्लेस नहीं कर सकती ना। ट्रू। तो वो हमेशा से मतलब सोचने वाली बात अच्छा, जो है। जी। एक्टर्स आजकल रील्स बनाते रहते हैं उनके, उनको इनामुल हक क्या कहेंगे? एक्टिंग अलग चीज है, रील्स बनाना अलग, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि हर आदमी का अपना स्पेस है, और जो जैसा करना चाहे वो उसके लिए आजाद है करने के लिए। मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं। मैं नहीं बनाता, ये मेरी चॉइस है। लेकिन मैं उनकी देख के एंजॉय करता हूँ, ये भी मेरी चॉइस है। तो अच्छा, जी। इनामुल अब तक की जर्नी देखे तो काफी उतार चढ़ाव भरी रही है आपकी। जी तो जी। कभी ऐसा प्रेशर रहा है कि मुझे दिखना है इसलिए कोई फिल्म साइन कर ली, या फिर नहीं आप इससे? ना ना, ऐसा ऐसा नहीं करता। मैं तो बोलता हूँ कि मेरी हर फिल्म मेरा कमबैक होती है। साल 1.5 साल की गैप के बाद आती है। तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि अब मेरा कमबैक हो रहा है, जरा हटके जरा बच के। पिछले साल मई में रिलीज हुई थी मेरे देश की धरती, इस साल जून में रिलीज हो रही है, तो 1 साल का गैप हो। तो हर बार 1 साल का गैप ही होता है, तो मैं फिर शांति से बैठा रहता हूँ बीच में। हाँ, बीच में मैंने प्लान किया था कि मैं नंबर ऑफ फिल्म्स बढ़ाऊंगा, लेकिन जी। अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया। कोविड के बीच में फिर ओटीटी आ गए। तो मेरे वो प्लान रखा रह गया। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, अब अगर ज्यादा अच्छी फिल्में आएंगी तो आई विल इंक्रीज द नंबर ऑफ फिल्म्स एवरी ईयर। तो वो है। तो ऐसा सोचा है कि मतलब फिल्मों और ओटीटी में बैलेंस करना है या फिर क्या? बैलेंस तो बिल्कुल करना है। बैलेंस मैं हालांकि ओटीटी कम करता हूँ, लेकिन बैलेंस शब्द को मैं कहना चाहूंगा कि कुदरत ने पूरा निजाम ही बैलेंस पे बनाया हुआ है। हर, अगर आप देखो कि हर शब्द का जो एक अपोजिट वर्ड है, वो बैलेंस का ही एक एग्जाम्पल है। दिन रात, धूप छांव, सुख दुख, ऊपर नीचे, सफेद काला। तो हर शब्द का एक अपोजिट वर्ड इसीलिए बना है बिकॉज द एंटायर नेचर इज बेस्ड ऑन बैलेंस। तो वो बैलेंस कुदरत ने अगर बनाया है तो आपकी जिंदगी में भी होना चाहिए। इसी तरह मैं बोलता हूँ कि जो सिनेमा का बैलेंस है, कि वो फिल्में जिनकी हम बात कर रहे थे मारधाड़ वाली, वो भी चलती रहे, उनकी एक ऑडियंस है। ये भी चलती रहे, इनकी एक ऑडियंस है। तो को एग्जिस्टेंस कुदरत का एक बेसिक रूल है, वो चलते रहना चाहिए। सेम चीज मेरे ऊपर अप्लाई होती है कि मैं भी उस कोएग्जिस्टेंस में बिलीव करता हूँ कि मैं ओटीटी भी करूं। लेकिन शर्त दोनों जगह पे वही है, एक अच्छी स्क्रिप्ट, एक अच्छा किरदार, जो मैं जिसे करके मुझे मजा आए। मुझे खाली आईएमडीबी पे लिस्ट बढ़ा के या बैंक अकाउंट में पैसे बढ़ा उसके लिए काम नहीं करना। जी। देखिए इनामुल, जब आप इतने अच्छे मजे हुए एक्टर है, आपकी लगभग हर फिल्म सराही जाती है, लेकिन जब आप काम नहीं करते, इतने लंबा गैप लेते हैं, तो आप परेशान होते हैं कि एक्टर के तौर पे दूसरे काम कर रहे हैं लगातार, क्या? हाँ, मैं कभी किसी से, मेरा कंपटीशन रहा नहीं, मेरा कोई आइडल रहा नहीं। मैं, मेरी जर्नी अकेले की, मैं बेसिकली, मैं, मेरा किसी से कोई वो नहीं है। मैं किसी रेस में नहीं हूँ। मैं अपनी रेस में अकेला ही दौड़ रहा हूँ।
और मैं दौड़ भी नहीं रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, इसलिए मुझे कभी दुख नहीं होता। मुझे लगता है मुझे बहुत सारे लोग परेशान करने की कोशिश करते हैं, देख वो तेरा जूनियर था, देख कहाँ से कहाँ पहुंच गया, देख वो तेरे बाद आया था, वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया। भाई सबका अपना अपना एग्जिस्टेंस है, सबकी अपनी अपनी डेस्टिनी है, सबकी अपनी अपनी जर्नी है। सो मैं याद रखा जाना चाहता हूँ मेरे काम से। अगर आप मतलब मैं एग्जाम्पल दूं कि हर साल 150 फिल्में मोटा मोटी बनती है इस देश में, 2000 फिल्में हर भाषा में मिला के बनती है। हिंदी की 150 से 200 के बीच होती है, जिनमें से 10 याद रहती है, बाकी जी 140 या 150 भूल दी जाती है। तो मैंने जिस साल जिस फिल्म में भी काम किया, उस याद रखी हुई एक फिल्म में मैं हूँ, चाहे वो 2014 की फिल्मिस्तान हो या 2016 की एयरलिफ्ट हो या जॉली एलएलबी हो। जिस साल भी मेरी कोई फिल्म आई, उस साल की वो याद रखी जानी उन 10 फिल्मों में से एक थी। तो मैं याद रखा जाना चाहता हूँ, मैं भीड़ का हिस्सा बनना नहीं चाहता। और परेशानी की जहां तक बात है, डेफिनेटली ये बहुत मुश्किल है उस चीज को मेंटेन करना। आपको फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, आप घर बैठे रहते हो क्योंकि आप प्रैक्टिस में नहीं हो, आपको काम का, आप जिस चीज से सबसे ज्यादा प्यार करते हो वही नहीं कर पा रहे हो। अब करना भी चाहते हो, कर नहीं पा रहे हो क्योंकि स्क्रिप्ट अच्छी नहीं आई, स्क्रिप्ट अच्छी है तो बजट वर्कआउट नहीं हो रहा है। 70 टंटे हैं, मतलब अगर मान लो अगर स्क्रिप्ट भी अच्छी लगी और आप दिल से करना भी चाहते हो, तो 70 तरह दूसरे बहाने, यार ये तो बजट नहीं है, ओटीटी के लिए बना रहे हैं, प्लीज फ्री में कर लो या ऐसे कर लो। क्यों कर लो? आई नेवर अंडरसेल माई सेल्फ। मेरे मेरा मुझे लगता है जो मार्केट ने मेरा प्राइस डिसाइड किया है, मैं ज्यादा से ज्यादा फ्री में कर लूंगा। मैंने की भी है। मैं बोलता हूँ तेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, मैं बिना फीस के करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये सच में बनाना चाहता है और उसके पास नहीं है। लेकिन अगर किसी के पास है और देने का इंटेंशन नहीं है, तो मैं क्यों बोलूं? फिर मैं बोलता हूँ क्यों सिनेमा बना रहे हो अगर बजट नहीं है? जाके दुकान खोलो, कुछ और काम करो। तो ये बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो कभी कभी परेशान करते हैं। मान लो 6 महीने के गैप के बाद एक अच्छी स्क्रिप्ट आई, वो मैं करना भी चाहता हूँ और मुझे काम की जरूरत भी है, लेकिन पैसा ही नहीं दे रहे हैं, तो फिर आप दिल से नहीं कर पाओगे। और अजीब अजीब तरीके के बहाने होते हैं इनके पास। एक्टर के नाम पे सबसे एक रटा रटा सेंटेंस है जो मैं शुरू से सुनता आ रहा हूँ, सर बजट नहीं है। तो भाई क्यों जी बना रहे हो? तो वो भी बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन मैक्सिमम रीजन स्क्रिप्ट का ही होता है। लेकिन देखते हैं, अभी बैलेंस बनाने की कोशिश है। मैं खुद कुछ फिल्में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो छोटे बजट की हो, अच्छा कंटेंट हो। तो प्रोड्यूसर बनने का ऐसे कोई एम्बिशन तो नहीं है, लेकिन कहते हैं कि अगर प्यासा कुआं प्यासे के पास नहीं है, तो प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है। तो मैं, अगर मेरे टाइप का सिनेमा मुझ तक नहीं आ रहा है, तो वो टाइप का सिनेमा बनाऊंगा, क्रिएट करूंगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको सरवाइव तो करना है। आपको, मेरा कोई प्लान भी नहीं है, मुझे कुछ और नहीं आता, मेरे पास यही है। तो अगर वो मुझ तक नहीं आएगा तो मैं क्रिएट करूंगा। तो मैं आजकल उसी कोशिश में हूँ, कुछ अच्छी छोटे बजट की कुछ इंटरेस्टिंग फिल्में बनाने की कोशिश है। राइटिंग भी कर रहे हैं, करेंगे नॉर्मल या फिर नहीं? अब मैंने स्टारिंग। करता रहा हूँ, हाँ। हम्म। करता रहा हूँ, पहले की है, बीच बीच में कर लेता हूँ। अभी जो फिल्में बना रहा हूँ उनके उसमें लगा हुआ हूँ फिलहाल। अभी राइटिंग से ब्रेक लिया है, लेकिन अगर अच्छा प्रोजेक्ट होगा तो मैं करूँगा। क्योंकि आप साल भर आपके पास होता है टाइम और 2 ही महीने आप शूट करते हैं, तो मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि कैलकुलेशन में सब चीजें ठीक बैठे हैं कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे करने का मन करे, वो अच्छा पैसे भी दे रहे हो, एक अच्छा एटमोसफेयर हो, सब कुछ उनके फेवर में हो, और आप जाके गधा मजदूरी करें, उससे मतलब, उससे अच्छा आप घर बैठ के खुश हैं। ट्रू ट्रू। जी। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और क्या कर रहे हैं आप अभी के बाद? एक फिल्म और आने वाली है, पिप्पा, जो राजा मेनन ने डायरेक्ट की है, जिन्होंने एयरलिफ्ट की थी। उसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, और वो भी एक सही वक्त का इंतजार कर रही है, वो भी थिएटर में होगी। और जैसे ये एक सही वक्त का इंतजार कर रही थी, अब ये वक्त आ गया, तो इंशाल्लाह उसका भी जल्दी आएगा, तो उस बारे में भी बात करेंगे। उसके अलावा बाकी चीजें पाइपलाइन में है, जो मैं बोल रहा था कि कोशिशें जारी हैं कुछ अच्छा सिनेमा बनाने की, बस उसी में लगा हुआ हूँ। शाहरुख के साथ भी कुछ कर रहे हैं? आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, राइटिंग वो भी हाँ, करते हैं। हम दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं, और हमारी दोस्ती फिल्मिस्तान से शुरू हुई थी, तो ऑन जी स्क्रीन बढ़ी थी, और फिर ऑफ स्क्रीन बहुत ही हमारी कमाल की। तो इस अब कुल मिला के हम लोग 5 फिल्मों में एक साथ आ गए हैं। जैसे फिल्मिस्तान में तो थे, फिर उसकी एक फिल्म आई फुल्लू, को बोला यार एक गेस्ट अपीयरेंस कर ले, मैंने कहा चलो चलते हैं। फिर मेरी आई नक्काश, मैंने कहा एक रोल कर ले, तो वो आ गया। तो इस तरह हम लोग एक दूसरे के साथ, इस वाली फिल्म में हम लोग जरा हट के जरा बच के में, हम लोग फिल्म में है, लेकिन स्क्रीन शेयर नहीं है हम दोनों का। हम दोनों का अच्छा। एक उसका शूटिंग अलग उस स्पेस में होता था, मेरा अलग होता था, लेकिन हम लोग पैकअप के बाद साथ में एंजॉय करते। फिर कुमुद मिश्रा भी वहाँ भोपाल इंदौर में दूसरी फिल्म शूट कर रहे थे, तो वो भी मिल अच्छा। गए। फिर हम 3 फिल्मिस्तानी शाम को जाके उधर सराफा में या छप्पन पे खाने वाने खाते थे। तो बहुत ऑफ स्क्रीन फन किया हम लोगों ने, अगर पर्दे पे साथ नहीं थे तो भी। ओके। ओके, थैंक यू सो मच इनामुल, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत मोस्ट शुक्रिया। वेलकम। मोस्ट वेलकम कोमल। थैंक यू। प्रभात खबर .com
विश्वास वही, रफ्तार नहीं।